नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको करवाएंगे एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हुई थी 28 मार्च 2016 को, उसमें शिफ्ट 2 इसके प्रश्न आपको हल करवाएंगे। क्या है कि जो भी बंदे यानी कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर पढ़ने चाहिए। इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है, आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। साइन ए बराबर खाली जगह गुणा में ब्रैकेट में कोस ए। दोस्तों क्या है, जो रेलवे की तैयारी करते हैं अक्सर क्या होता है वो एडवांस मैथ नहीं पढ़ते। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो एडवांस मैथ पढ़ें, ज़्यादा नहीं तो बेसिक लेवल तो अपना क्लियर ही कर ले, क्योंकि जो एडवांस मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें आप नहीं कर पाओगे। तो आप जानते हो एग्जाम में एक एक नंबर की कितनी इम्पोर्टेंस है, और आपको ये भी पता है कि रेलवे की अगली वैकेंसीज कब आएंगी कब नहीं आएंगी इसका कुछ पता नहीं है, ये सब आप जानते हो। तो क्या है, देखो दोस्तों, इस बार इतनी मेहनत करो कि आपको ये नहीं सोचना पड़े कि यार काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा शायद सिलेक्शन हो जाता। अपने मन में ये शब्द नहीं आना चाहिए काश, कि काश मैं और पढ़ लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो आप पूरी मेहनत करो, पूरी ताकत लगा दो। क्या है दोस्तों, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरे हैं, ये तो है नहीं करोड़ों सभी लग जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज तो बहुत कम है। तो आप कैसे लगोगे ये सोचो, अपने आप के ऊपर ये सोचो कि आप कैसे लगोगे। भाई इतने लोगों ने भरा है, क्या आप उनसे अलग हो, कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हो? यदि आप ज़्यादा मेहनत करोगे तब ही आप लग पाओगे। तो दोस्तों ये जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है, तो हम त्रिकोणमिति के कुछ नियम लिखवा देते हैं, उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। जब भी कोई नियम लिखाए जाए तो उन्हें आप एक जगह लिख लें ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। नियम लिखते हैं आपको। पहला नियम लिख लीजिए। पहला नियम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। यानी कि प्रश्न में पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, तो हम सीधा से उत्तर दे देंगे 1। इसी टाइप से अगले में, अगले देखो तीसरे नंबर का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो इसे हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इससे ये पता लग रहा है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। 5 नंबर पे कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा और कॉस थीटा भी एक दूसरे के उल्टे हैं। टेन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा। दोस्तों ये जो लिखवा रहे हैं इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा साथ में। यदि याद नहीं करोगे तो देख लेना, आपको ही नुकसान होगा, मुझे तो होगा नहीं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की, और मुझे भरोसा है यदि आप ध्यान से पढ़ोगे, पूरी ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करोगे तो आप मैथ में 100% स्कोर कर पाओगे, यानी कि मैथ के सभी क्वेश्चन हल कर दोगे। और आपको पता है इम्पोर्टेंस एक एक नंबर की। तो देखो अगला देखते हैं दोस्तों। टेन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब अपन देखते हैं टेन थीटा को। देखो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा को 1 बटे कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। अगला देखो कॉट थीटा,
कोट थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखा है, और दूसरा हम लिख सकते हैं कोट थीटा को cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा दो और हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो दो फॉर्मूले, उनसे कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं, उन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा है, मतलब ये है, आप लिख लो, इधर लिख लो। हाँ, यहाँ प्रश्न में दिया होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कोई भी मान दे रखा हो, जैसे ये दे रखा हो के, और पूछेगा प्रश्न में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या है। जब देखो दोस्तों, इन दोनों में से किसी भी एक का दे रखा हो और दूसरे का पूछ रहा हो, तो हम उसे उल्टा कर देंगे। जो मान दे रखा है उसे उल्टा दे रखेंगे, यानी कि इसका मान दे रखा है के और इसका पूछ रहा है, तो इसका मान हम 1/k कर देंगे। इसी टाइप से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर, यानी कि p दे रखा है और पूछ रहा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या है, तो हम इसका मान 1/p कर देंगे। यानी कि इनमें से भी अगर इसका मान दे रखा है और इसका पूछ रखा है तो उसे उल्टा कर देंगे। ये दोनों से कई बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन दोनों को भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यदि इसका मान दे रखा हो नीचे वाले का और ऊपर का पूछे, तो उसे हम उल्टा कर देंगे, और उसका दे रखा हो यानी कि, और इसका पूछे तो जैसे इसका के दे रखा था तो और इसका ज्ञात करना था, तो 1/k कर देंगे। उसी टाइप से इसे 1/p, यदि 1/k दे रखा होता और इसका मान पूछता तो हम 1/k को उल्टा करते, तो हमारे पास क्या आ जाता, k। तो दोस्तों, इन सूत्रों को आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा साथ साथ। अब प्रश्न को हल करते हैं। हमने देखो प्रश्न में क्या है, प्रश्न पूछ रहा है साइन ए बराबर क्या होता है। साइन ए बराबर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ए बराबर एक की जगह कोई भी मान हो सकता है, इसे हम थीटा बोल देते हैं, ए बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं। तो साइन ए बराबर हमने पढ़ा है अभी कोसेक थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन कोस का उल्टा होता है। अगर यहाँ साइन ए का मान पूछता है, सीधा ये पूछता है साइन ए बराबर क्या है, तो हम उत्तर दे देते ये वाला 1/कोसेक थीटा। लेकिन ऐसा नहीं पूछा यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या मान आएगा, ये पूछा रिक्त स्थान में क्या आएगा, और ऐसा क्या मान आएगा कि उसको कॉस ए से गुणा करने पर साइन ए के बराबर होता है। तो देखो दोस्तों, टेन ए होता है ऐसा, क्योंकि टेन ए का मान होता है साइन, टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन A/cos है, लिख सकते हैं, अभी पीछे लिखवाया। तो जब हम इस खाली जगह में हम लिखेंगे टेन ए, यानी कि साइन ए, टेन ए और साइन A/cos ए एक ही बात है, हमने अभी पीछे बताया। इसके गुणा में cos ए करेंगे, तो देखो cos से cos कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा साइन ए बराबर साइन ए, यानी कि खाली जगह पर हम क्या रखें, साइन ए। यदि आपको ये नियम पता हो तो आप तुरंत कर दोगे, और नियम नहीं पता तो आपको ये लगेगा क्या पूछ लिया, हमें नहीं पता। तो नियम याद कर लेना, फिर से बार बार बोल रहा हूं मैं, नियम याद कर लेना, फायदा रहेगा आपको। दोस्तों, अगला देखते हैं। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 हो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा। हमने अभी लिखवाया, यदि इन दोनों में से किसी एक का मान दे रखा हो और दूसरे का पूछे, तो हम दिए हुए मान को उल्टा कर देते हैं। यानी कि हमें दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दे रखा है 1/3, और पूछ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान पूछ रहा है। तो हमने अभी लिखवाया था कि जिसका मान दे रखा है उसे उल्टा कर देते हैं, यदि दूसरे का पूछ रहे हैं तो 1/1/3 कर देंगे। ठीक है, तो जब 1/1/3 करा, यदि कोई संख्या बटे के भी बटे में होती है तो वो उल्टी हो जाती है, यानी कि जैसे 1/1 और ये बटे के भी बटे में ये ऊपर चली जाएगी। तो 3 गुणा में 1 बटे में 1, तो 1 का कोई किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेक थीटा
प्लस टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, यह 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3। हमने बताया था फॉर्मूला, यदि फॉर्मूला याद होता तो आप सेकंडों में इसका सेकंड भी क्या है, देखो सीधा प्रश्न पढ़ते ही उत्तर दे देते यदि फॉर्मूला आपको याद होता तो। और नहीं याद तो देखो बैठे रहो, आप कुछ याद ही नहीं होगा तो फिर बैठे रहो, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगला देखते हैं दोस्तों, a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी बराबर 12 है, तो b का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, जब ऐसे दो समीकरण दे रखे हों, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, या कोई भी हो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इस टाइप से, तो हम पहली बात ये देखते हैं कि इन दोनों के a और b, इनमें से क्या किसी एक का मान बराबर है दोनों समीकरणों में। तो यहाँ देखो a का मान भी बराबर है और b का मान भी बराबर है, कम से कम एक का मान तो बराबर ही होना चाहिए। यदि दोनों का बराबर है अपने आप तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ये देखते हैं। दूसरी बात ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो यहाँ बीच में प्लस है या माइनस, अलग अलग चिन्ह है। जब चिन्ह अलग अलग हैं तो हम, और ये दोनों का मान बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज समीकरणों को जोड़ेंगे। जोड़ने पे क्या होगा, जिनका चिन्ह अलग है वो कट जाएंगे और जिनका चिन्ह सेम है वो बच जाएगा। तो देखो दोस्तों, जैसे यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी बराबर 12। अब देखो, हमने कहा था कि यदि चिन्ह अलग अलग हो तो हमें जोड़ना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे, तो ये b से b कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a और a दोनों प्लस के हैं तो 2a आ जाएगा। तो 2a बराबर, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 12 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का 10 बच जाएगा। तो 2a बराबर 10, तो a बराबर 10/2 यानी कि 5। जब हमारे पास इनमें से किसी भी एक का मान यदि आ जाता है तो उस मान को हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दूसरे का मान आ जाएगा। जैसे समीकरण फर्स्ट में हमने a का मान रखा, a का मान 5 है और b का b रख दिया। b का मान हमें ज्ञात करना है, तो बराबर समीकरण में दे रखा है -2, तो b बराबर 5 इधर चले जाएगा, जब 5 इधर चल जाएगा तो 5 माइनस का हो जाएगा और माइनस का 2 पहले से ही बैठा है उधर, तो b बराबर -5 और -2 बराबर -7। तो b का मान क्या आ जाएगा, -7। हमारा उत्तर आ जाएगा -7। क्या है दोस्तों, जब हमारे पास एक का मान आ जाता है तो हम उसे समीकरण में रख देंगे ताकि दूसरे का मान हमें ज्ञात हो जाए। अगला देखते हैं दोस्तों, a अनुपात b बराबर 2:5 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 है, तो a अनुपात c कितना होगा। देखो दोस्तों, जब क्या है, अनुपातों में दे रखी हो और एक अनुपात दोनों जगह कॉमन हो, यानी कि जैसे a अनुपात b में और b अनुपात c में b कॉमन है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि b अनुपात को दोनों जगह बराबर करना है। तो जैसे हमें यहाँ पे करेंगे a अनुपात b, a अनुपात b बराबर 2:5 है और b अनुपात c यहाँ है 3:4। यहाँ b का मान अलग अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ c से तुलना करिए और यहाँ a से तुलना करिए। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले b का मान बराबर करना होगा दोनों में। जब कोई दो संख्या अनुपातों में हो तो हमें उन्हें गुणा करने से या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना होता है कि उन दोनों ही संख्या से गुणा करेंगे। यदि गुणा करेंगे तो, अब भाग देंगे तो भी दोनों संख्याओं में ही देंगे। अब b का मान बराबर कब हो सकता है, विचार करो। देखो, विचार करने में पता लगा, ऊपर की इस संख्या को 3 से गुणा कर देंगे और नीचे वाली संख्या को यदि 5 से गुणा कर देंगे तो b का मान बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले में a अनुपात b आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पंजो 15। नीचे वाले में b अनुपात c आ जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 को 20।
अब देखो b का मान दोनों जगह बराबर हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 15 अनुपात 20। यदि तीनों का अनुपात पूछता तो हम लिख देते 6 अनुपात 15 अनुपात 20। लेकिन इसने क्या करा है, a अनुपात c पूछा है। तो a अनुपात c ज्ञात करने के लिए हम देखो दे रखा है और c का मान 6 अनुपात 20। अब यहाँ पे क्या है, 6 और 20 में और भी कट जाएगा, यानी कि अनुपात वह छोटे से छोटा रूप होता है जिसे और नहीं काटा जा सकता। तो यहाँ 6 और 20 और कट जाएगा, ये 2 से 3 बार कट जाएगा और ये 2 से 10 बार कट जाएगा। क्या आ गया हमारा मान, 3 अनुपात 10। तो ये अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 10, जो कि हमारा उत्तर है। अगला देखते हैं दोस्तों, 100 मिलियन किसके बराबर होता है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा है तो मुझे एक चीज याद आ गई। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक ट्रिलियन के बारे में बात हो रही थी और ट्रिलियन के बारे में संबित पात्रा जी से एक न्यूज चैनल में पूछा गया था कि 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं। तो संबित पात्रा जी ने उत्तर दिया था कि राहुल गांधी जी से पूछ के आओ। तो मतलब मैं किसी के ज्ञान की मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बस जस्ट ये देख रहा हूँ, याद आ गया था मुझे। तो क्या है, मिलियन ट्रिलियन, मिलियन और ट्रिलियन और बिलियन, इन शब्दों का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए ये अक्सर हमें नहीं आते यार। इनका इस्तेमाल यूएस और यूके में होता है अधिकतर। अब तो वर्तमान में तो हम भी इस्तेमाल करने लग गए इनका, लेकिन कम करते हैं इनका इस्तेमाल। हमारे यहाँ 1000 लाख 10 लाख करोड़ अरब इस टाइप से चलते हैं, जबकि यूएस यूके में क्या चलता है, जैसे 1 के का मतलब होता है के चलते हैं। आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पे उसमें लिखा होता है 10,000 के, यानी कि 10,000 व्यूज। तो इस टाइप से 1 के का मतलब होता है 1000, यानी कि 1 के 3 जीरो। और 1 मिलियन का मतलब होता है 1 के 6 जीरो, यानी कि 10 लाख। और 1 बिलियन का मतलब होता है 1 के 9 जीरो, 6 और 3 9। और 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 के 12 जीरो। अब यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता दोगे 1 मिलियन का मतलब क्या होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है, देखो अपने यहाँ के अनुसार इकाई, सीधे हाथ से हम गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो यहाँ पे 1 मिलियन का मतलब इतनी जीरो है, तो 100 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा में 100 कर देंगे, यानी कि 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। जब 2 जीरो बढ़ जाएंगी तो अपने अनुसार ये राशि क्या हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अपने अनुसार ये राशि क्या हो जाएगी, 10 करोड़। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 10 करोड़। 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय पीते हैं। देखो दोस्तों, कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, 54, और 8 छात्र उनमें से ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते, चाय ना दूध। तो देखो कुल छात्र हैं, कुल छात्र हैं 54, और चाय या दूध पीने वाले छात्र हैं 54 में से 8 घटा देंगे, क्योंकि 8 तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पी रहे, 46। चाय या दूध पीने वाले 46 छात्र हैं। अब प्रश्न में एक चीज और दे रखी है कि 24 छात्र दूध पीते हैं, यानी कि दूध पी रहे हैं कितने, 24 छात्र, और चाय पी रहे हैं 28 छात्र। अब दूध और चाय पीने वाले की संख्या क्या है, 24 और 28, 52। हमने जब जोड़ा 24 और 28 दूध और चाय पीने वाले को, तो 52 है हमारे पास। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 46 ही व्यक्ति हैं ऐसे जो चाय व दूध पीते हैं। अब 52 क्यों हो गए, 52 इसलिए हो गए क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप चाय पीते हो तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हम चाय पीते हैं। और जब उनसे पूछा गया आप दूध पीते हो तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हम दूध पीते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे हैं, वो चाय में भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, दूध में भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही पीते हैं।
इसलिए उनकी काउंटिंग डबल हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनकी काउंटिंग डबल हो रही है? यानी कि पीने वालों की संख्या 46 होनी चाहिए थी, जबकि हमारे पास आई कितनी है? 52। तो कितने का अंतर है? 52 में से 46 घटा देंगे यानी कि 6। तो 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय व दूध दोनों में काउंटिंग हो रही है उनकी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 6। चाय व दूध पीने वाले 6 व्यक्ति हैं। अगला देखते हैं। एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो दोस्तों, ये क्या है? भिन्न में दे रखा है, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है कई बार। नहीं, इससे अगर सीधा पूछता है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी? तो हम सीधा 20 गुणा में 2 कर देते, 40 किलोमीटर। लेकिन यहाँ भिन्न में दे रखा है, इसलिए थोड़ा सा देखने में ऐसे लगता है। 1 घंटे में जा रही है वो 12 से ही 2/5 किलोमीटर। जब 12 से 2/5 किलोमीटर की हमने भिन्न मिटाई, तो भिन्न ऐसे मिटाते हैं कि ये जो आगे दे रखा है इन दोनों को गुणा करते हैं और जो गुणनफल आता है उसमें इसको जोड़ते हैं, ऊपर जो दे रखा है। तो 12 पंच 60, 60 और 2 62, यानी कि 62/5 किलोमीटर। 1 घंटे में जा रही है 62/5 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है 2 सही 3/4 घंटे में कितनी जाएगी? यानी कि 2 सही 3/4 घंटे की पहले भिन्न मिटा लो। तो 4 दूना 8, 8 3 11, 11/4 घंटे, यानी कि 11/4 घंटे में क्या कितनी जाएगी? हमारे पास पता है कि 1 घंटे में 62/5 किलोमीटर जा रही है, तो 11/4 घंटे में कितनी जाएगी? इसलिए इसे गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखो, ये 2 से ये 31 बार कट गया और ये 4 2 बार कट गया। ऊपर आ गया 31 गुणा में 11 और नीचे आ गया 5 गुणा में 2 यानी कि 10। जब 31 गुणा में हम 11 करेंगे तो देखो 31, चाहे सीधे कर लो 11 से, 11 कम 11 और 1 रख दिया, सिलाई 1 और 11 थे 33, 33 में 1 जोड़ा तो 34, 341। अब बटे में 10 है। जब 10 है तो 10 का भाग 341 में देंगे तो हम सीधा ही दे देंगे, 1 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 34.1 किलोमीटर। यदि यहाँ 100 होता, 2 जीरो होती एक के साथ में, तो हम 2 छोड़ के पॉइंट लगाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 34.1 किलोमीटर। कुछ नहीं है, गुणा करा है बस, और कुछ नहीं है इसमें। अगला देखते हैं दोस्तों। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो? जब भी कोई 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कोई भी अंक कि अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए और उसमें 2-3 संख्याओं का भाग दिलवा रहा हो, तो हमें क्या करना होता है? उन जिन संख्याओं का भाग दिलवा रहा है उनका लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम से हम भाग देंगे, क्योंकि यदि लघुत्तम से वह संख्या विभाजित हो जाएगी तो उन संख्याओं से भी वह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो हम 15, 25 और 30 का लघुत्तम लेते हैं। जैसे हम यहाँ 15 और 25 और 30 का समय बचाने के लिए सीधा लघुत्तम ले लेते हैं। तो सीधा लघुत्तम ऐसे लेते हैं, ये कर दिया हमने। अब देखो, ऐसी संख्या देखते हैं कि जिन इन तीनों में से कम एक में भाग जा रहा हो, और तीनों में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक संख्या में भाग जाना चाहिए। अब देखो 3 का जब हम भाग दे रहे हैं तो 2 में जा रहा है, 3 पंजे 15, इसमें 15 में भाग दिया तो 5 बार, जितनी बार भाग जाता है उसे नीचे रखते हैं। 25 में भाग नहीं गया इसलिए 25 का 25 रख दिया। जब 30 में भाग दिया तो 10 बार गया, 3 दई 30। अब अगली बार हम 5 ले लेते हैं, तो 5 में जब 5 का भाग दिया तो 1 बार गया, 25 में दिया तो 5 बार गया, 10 में दिया तो 2 बार गया। फिर 5 ले लेते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 ले लेते हैं, अब तीनों जगह 1 1 1 आ जाएगा। जब 1 1 मान आ जाता है तो इसका मतलब 1 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल ही इनका गुणनफल ही इन संख्याओं का लघुत्तम होता है। तो इनका गुणनफल कर लेंगे हम, 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 2, यानी कि 3 पंजे 15, 15 5 75, 75 दूना 150। तो 15, 25 और 30 का लघुत्तम कितना आया? 150। अब हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 999।
इस 999 में हम क्या करेंगे, 150 का भाग देकर देखेंगे, यानी कि 15, 25 और 30 के लघुत्तम का। जब हमने 150 का भाग दिया तो ये 906 बार चला गया, 99 शेष बच गया। अब हम भाग नहीं देंगे, 99 शेष बच रहा है। अब क्या करेंगे, जो शेषफल आता है ऐसे क्वेश्चनों में, उसको उस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे। यानी कि 999 में से इस शेषफल को जब घटाया तो 900 बचा। ये 900 है वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी कि हम फिर से बता रहे हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हों और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो सब क्या करेंगे, हम उन संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे। जो लघुत्तम आएगा उससे हम, यानी कि 3 अंक या 4 अंक जितने अंकों की पूछा है उस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। भाग देने पर जो शेषफल आता है उस शेषफल को उस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटाते हैं। घटाने के बाद जो परिणाम आता है वह संख्या उन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगला देखते हैं, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें दे रखा है कि लंबाई है जो चौड़ाई से दुगनी है। अब हमें दोनों ही नहीं पता, लंबाई भी नहीं पता और चौड़ाई भी नहीं पता, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम मान लेंगे चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। अब प्रश्न में दे रखा है आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप का हमें सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो आयत के परिमाप का सूत्र है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 से गुणा इसलिए करा है क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग 2 बार होता है जब हम परिमाप ज्ञात करते हैं। अब देखो दोस्तों, आयत का ये जो परिमाप है इसका मान तो प्रश्न में दे रखा है, यानी कि 24, और लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली है। लंबाई हमारे पास 2x आई और चौड़ाई x आई। जब इस कोष्ठक को हल करेंगे तो 3x आएगा और बाहर इस 2 से गुणा होगा। जब कोई संख्या कोष्ठक के बाहर हो और उस संख्या व कोष्ठक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं हो तो इसका मतलब वह संख्या कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं से गुणा होगी। तो 24 बराबर 6x, तो x बराबर 24 बटे 6, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 4। अब हमारे पास x क्या है, x हमने मानी थी चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या आएगी 4 और लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई हम 2 गुना हो जाएगी, हमने मानी थी ना 2x, तो 4 गुना 2 8। अब प्रश्न में पूछा है आयत का क्षेत्रफल क्या है। अब हमें क्षेत्रफल का सूत्र भी ज्ञात होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई क्या है 8 और चौड़ाई क्या है 4, तो 8 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। जब भी दोस्तों क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम तो क्षेत्रफल वर्ग में ही आता है, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर इस टाइप से। जब आयतन ज्ञात करते हैं तो आयतन घन में आता है, जैसे घन सेंटीमीटर घन मीटर इस टाइप से। इस प्रश्न में हमें 2 चीज याद होनी चाहिए, एक तो आयत के परिमाप का सूत्र और दूसरा आयत के क्षेत्रफल का सूत्र। ये हमें याद होना चाहिए। इन दोनों सूत्रों को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% की दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। यानी कि 2 साल बाद वो कितने रुपए लौटाएगी। कितने रुपए लौटाएगी इसका मतलब यह है कि मूलधन प्लस ब्याज कितना देगी। अब प्रश्न में यह नहीं लिखा कि ये साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज। जब प्रश्न में यह नहीं लिखा होता है कि ये साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज तो हम उसमें साधारण ब्याज ही मानेंगे। तो देखो 1,25,000, अब आपको साधारण ब्याज का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में
100। तो मूलधन क्या है भाई, 1,25,000 है मूलधन। तो 1,25,000 गुणा में समय क्या है 2 साल और दर क्या है 8%, बटे में क्या है 100। तो ये 100 की 2 जीरो इन जीरो से कट गई और 8 दूना 16, ऊपर बच गए 1250 गुणा में 16। जब हम 16 से गुणा करेंगे, 16 गुणा जीरो करेंगे तो जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या से यदि हम जीरो का गुणा करेंगे तो उसका मान जीरो ही आएगा। जब 16 से 5 का गुणा करा तो 16 पंजो 80, 80 लाई 8, 16 दूना 32, 32 और 8 40, 16 कम 16, 16 और 4 20, यानी कि ब्याज क्या आ जाएगा 20,000 रुपये। तो भाई कुल कितना लौट आएगी भाई, 1,45,000 तो उसने लिए, 25,000, 1,25,000 तो उसने लिए ही थे और 20,000 ब्याज का देगी, तो वो कुल लौट आएगी 1,25,000 प्लस 20,000, यानी कि 1,35,000 रुपये वो लौट आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिखते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? भाई कार्यालय में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति हैं 50 और 18 लोग दाएं हाथ से कितने लिखे हैं 18 लोग और बाएं से कितने लिखते हैं 26 लोग और दोनों से लिखते हैं 2 आदमी ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं, यानी कि जब दाएं की काउंटिंग होगी तब भी याद खड़ा करेंगे कि हम दाएं से लिखते हैं, जब बाएं की काउंटिंग होगी तब भी एक बताएंगे कि हम बाएं से लिखते हैं, क्योंकि दोनों से लिखते हैं। तो अब देखो दोस्तों, केवल दाएं से कितने लिखते हैं, यानी कि जो बंदे दोनों हाथों से लिख रहे हैं उन्हें हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि 18 माइनस 2 तो 16। ये बाएं से जो लिख रहे थे वो 26 हैं, 18 माइनस 2 और केवल बाएं से, केवल बाएं से लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न में दिया है 26 लोग, तो केवल बाएं से 26 में से 2 व्यक्ति ऐसे घटा देंगे जिनकी काउंटिंग डबल हो रही है, यानी कि 24। और अब हम लिख सकते हैं कि दोनों हाथों से लिखने वाले कितने हैं 2, तो इन सभी का योग क्या है लिखने वालों का, लिखने वालों का योग है 16 और 24 40, 40 और 2 42, यानी कि टोटल 50 में से 42 बंदे ऐसे हैं जो लिखते हैं। तो नहीं लिखने वाले कितने हैं भाई, जो टोटल है उसमें से 50 में से 42 घटा देंगे तो 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं लिखते। भाई इसमें क्या है 2 व्यक्ति डबल बार काउंट हो रहा है, इसलिए उनको हमने अलग से लिखा है। तो दोस्तों देखो, इससे अगला देखते हैं। एक घड़ी की MRP 4,750 रुपये तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा? देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो उस पर ऑफर मिलते हैं, यानी कि छूट मिलती है। तो ऐसा क्या होता है कि छूट मिलती है? छूट इसलिए मिलती है कि उस वस्तु पर पहले से ही बहुत ज़्यादा रेट अंकित कर रखी है, यानी कि जो निर्माता होता है वो पहले ही एक लिमिट है होती है उनकी, सबकी अलग अलग कंडीशन होती हैं, तो एक अलग रेट तय कर देते हैं कि इस रेट में, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने कोई वस्तु बनाई, मेरा लागत मूल्य 100 रुपये हुआ उस पर और मैंने उस पर रेट छपवा दी 150। अब मैं उसको वस्तु को दुकान पे देने गया कि भाई किसी दुकानदार को कि आप इसे बेचना आगे, क्या है इसमें आगे चलता रहता है ये तो क्रम एक से दूसरे पे। तो जब मैं उसको बेचने गया तो उससे बोला कि भाई मैं आपको इस पे 30 रुपए की छूट दे दूंगा, यानी कि 150 रेट है छपी हुई और मैं इस पे 30 की छूट दे दूंगा, यानी कि 120 रुपए में मैं आपको बेच दूंगा। अब वो दुकानदार 120 में ले लेगा, फिर वो दुकानदार जैसे हम उससे लेने जाएंगे तो वो क्या करेगा, 150 रेट है, वो कहेगा यार मैं आपको 10 रुपये छोड़ रहा हूँ, आपको 140 में बेच रहा हूँ।
तो वो भी वहाँ लाभ कमा रहा है। तो इस टाइप से होता है। ये जो छूट मिलती है हमें, ये मिलती है अंकित मूल्य पर। एमआरपी क्या होता है? अंकित मूल्य पर। कोई भी दुकानदार क्रय मूल्य पर छूट नहीं देगा सामान्य स्थिति में, क्योंकि वो जितने में खरीद रहा है उसमें छूट क्यों देगा? दुकानदार दुकान खोल के बैठा है तो वो तो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैठा है ना, घाटे में थोड़ी जाएगा वो, इसलिए। तो देखो यहाँ पे उसकी घड़ी की जो एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य था वो था 4750। जब इसमें 12% छूट दे यानी कि इसका 88% पर वो बेच रहा है, तो इसे हल करेंगे, 0 0 कट जाएगी, 5 से 4750 है ये, एक साथ नहीं है मान लो, यहाँ 4750, 0 0 कट जाएगी, 5 से जब हम 475 को काटेंगे तो देखो 5 सीधा काट लेते हैं, 5 9 45, 2 बच गए, 5 25, ये 5 से 2 बार कट गया, और ये 2 88 44 बार काट देगा, तो हमारे पास बच जाएगा 95 गुणा में 44। जब हमने 95 गुणा 44 करा तो 4 5 20, 4 9 36 और 2 38, तो इधर भी 380 आ जाएगा। तो इसको जोड़ा तो 8 3 और 8 11, 4180, यानी कि वह घड़ी कितने रुपए में बेचेगा? 4180 रुपए में, जबकि उसने घड़ी खरीदी कितने में थी? प्रश्न में दे रखा है 3850 रुपए में। तो उसने लाभ कितने कमाया? भाई जितने रुपए की बेच रहा है उसमें से खरीदे गए मूल्य को घटा देंगे, तो 8 में से 5 गया 3 और 11 में से 8 गया 3, यानी कि 330 रुपए का वो लाभ कमा रहा है। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस खरीदे गए मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, और बेची जाती है तो उस बेचे गए मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य, और जितने रुपए में बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा, यानी कि मैंने मान लो कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी और बेची है यानी कि 120 रुपये में है, तो मुझे लाभ हो रहा है क्योंकि क्रय मूल्य से ज़्यादा है विक्रय मूल्य। और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा, यानी कि मैंने 100 में खरीदी थी और 90 में बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या होगा? हानि। और लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर होते हैं, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 330 रुपये। अगला देखते हैं दोस्तों। एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। ये एक पाई चार्ट है, इसमें डिग्री से अंकित कर रखा है कि इतने डिग्री कार से आते हैं, इतने डिग्री बस से आते हैं, इतने डिग्री साइकिल से आते हैं, इस टाइप से इसमें दिखा रखा है, शो कर रखा है इसमें। जब भी व्रत में ऐसे कोई चार्ट दे रखा हो तो व्रत में चार्ट होता है, उसमें व्रत चार्ट में, तो उसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब प्रतिशत में मान पूछा जाए तो ये पूरे व्रत का मान 100% होता है, और जब डिग्री में मान पूछा जाए तो इस पूरे व्रत का मान 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे प्रश्न में डिग्री में पूछा है तो इस पूरे व्रत का मान क्या है? 360 डिग्री, और 360 डिग्री किसके बराबर है भाई? टोटल छात्रों के बराबर। टोटल छात्र कितने हैं? 1200। तो 360 बराबर 360 डिग्री बराबर 1200 छात्र, तो 1 डिग्री बराबर 1200 में 360 का भाग दे देंगे, तो ये देखो 12 से ये 0 0 कट जाएगी, 12 से 120 10 बार कट गया, और ये 36 3 बार कट गया, यानी कि 1 डिग्री बराबर 10/3 छात्र हैं। अब कितने भी डिग्री पूछ ले हम बता देंगे। अब ये पूछ रहा है कार द्वारा विद्यालय कितने आ रहे हैं। कार द्वारा यहाँ दिखाया गया है कि 150 डिग्री छात्र हैं वो कार द्वारा आते हैं, तो जो 1 डिग्री का मान हमें पता है 10/3 छात्र, तो 150 का मान ज्ञात करने के लिए गुणा में 150 कर देंगे, तो 3 से 150 50 बार कट जाएगा, और 50 गुणा में 10 बराबर 500, तो कितने छात्र कार द्वारा आते हैं? 500 छात्र। यदि ये प्रतिशत में होता तो 100% बराबर 1200 छात्र होते हैं, ये डिग्री में है इसलिए 360 डिग्री बराबर 1200 छात्र होंगे। अगला देखते हैं।
एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो उसकी औसत चाल क्या है। देखो दोस्तों, ये दूरी अगर दोनों जगह बराबर होती है, यानी कि यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो हम औसत चाल ज्ञात करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं 2xy बटे x प्लस वाई। यहाँ पे x और y दोनों चाल हो जाती है, ये इसको x मान लेते हैं, इसको y। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 और 8 अलग अलग दूरी तय करी है, तो अलग अलग दूरी तय करी है तो हमें ये फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। इस फॉर्मूले पे अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, एक सूत्र लिख लीजिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। यदि दूरी ज्ञात करनी हो तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा चाल गुणा में समय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, दो दूरी अलग अलग तय करी है, एक तो 8 किलोमीटर और एक 4 किलोमीटर। जो 8 किलोमीटर दूरी तय करी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करी है, तो यहाँ पे समय क्या लगेगा भाई, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 8 किलोमीटर और चाल क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय क्या हो जाएगा 8 बटे 15 घंटा। और दूसरा समय क्या है भाई, दूसरी दूरी है 4 किलोमीटर और चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटे चाल बराबर समय। तो इन दोनों का टोटल यानी कि उसको कुल समय क्या लगेगा, इन दोनों समय को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर देखो लघुत्तम आ गया हमारा 60, 15 चौको 60 यानी कि 4 बार भाग गया, तो 4 गुणा में 8 करेंगे तो 32। या 60 में 20 का भाग 3 बार गया तो 3 गुणा में 4 करेंगे तो 12। 32 प्लस 12 बराबर कितने हो जाएंगे 44। 44 बटे 60 घंटे, यानी कि कुल कितने घंटे लग गए 44 बटे 60 घंटे। और कुल दूरी कितनी तय करिए 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर। कुल दूरी 12 किलोमीटर तय करिए और कुल समय 44 बटे 60 घंटे लगा है, तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कुल दूरी 12 किलोमीटर और कुल समय है 44 बटे 60, तो 44 ये 60 ऊपर चल जाएगा क्योंकि बटे के भी बटे में 4 से ये देख लो ये 11 बार कट जाएगा और ये 4 से 3 बार कट जाएगा, तो ऊपर आ गया हमारे पास 180, नीचे आ गया 11, तो 180 बटे 11 घंटे लग, ये औसत चाल आ जाएगी। तो 180 में जब हम भाग देंगे तो देखो 11 का भाग दिया तो 11 कम 11, 7 बच गए, फिर 11 छः 66, फिर 4 बच गए। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 40 में देंगे तो 11 थे 33, फिर 7 बच गए तो 11 छः 66 यानी कि 16.36। 180 में जब हम 11 का भाग देंगे तो 16.36 लगभग आएगा, तो औसत चाल क्या आ जाएगी 16.36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं, 4 विभिन्न प्रेक्षेपण का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखो दोस्तों, इसका सूत्र लिख लीजिएगा आप, ये औसत का ही सवाल है मान लो। तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे औसत क्या दे रखा है 17.5 और राशियों का योग नहीं दे रखा और राशियों की संख्या दे रखी है, तो राशियों का योग ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17.5 गुणा में 4 करेंगे तो 70 आ जाएगा। ये है वो 4 संख्याओं का योग है। अब इसमें क्या कर रहा है, प्रश्न में दे रखा है कि 20 भी जोड़ दिया, यानी कि 5वीं संख्या जब जोड़ी तो 70 प्लस 20, 5वीं संख्या 70 प्लस 20 यानी कि 90। अब 5 संख्याओं का कुल मान हो गया 90, तो 5 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग 90 है और राशियों की संख्या 5 हो गई, अब तो 90 बटे 5 यानी कि 18, तो नया औसत क्या आ जाएगा 18। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे,
4 जो संख्याएं दी हैं उनका कुल मान ज्ञात कर लेंगे। कुल मान ज्ञात करने के लिए औसत गुणा में राशियों की संख्या करते हैं। 4 का कुल आ जाएगा, फिर 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो फिर संख्या 5 हो जाएंगी, और 5 संख्याओं को औसत ज्ञात करने के लिए 5 संख्याओं के कुल मान में 5 का भाग दे देंगे। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। देखो दोस्तों, जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी खड़े हुए व्यक्ति को, किसी पेड़ को पार करती है तो इसका मतलब यह है कि वह रेलगाड़ी खुद की दूरी की ही तय करती है, यानी कि खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। और जब वह रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म वगैरह को पार करती है तो इसका मतलब यह है कि वह रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो समय बराबर, हमें अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा था सूत्र कि समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हमारे पास दूरी क्या है, 400 मीटर, क्योंकि ये रेलगाड़ी है वो बिजली का खंभा पार कर रही है, इसका मतलब ये रेलगाड़ी खुद की लंबाई की दूरी ही तय कर रही है। तो दूरी बटे चाल यानी कि 400 मीटर में हम 80 का भाग दे देंगे। अब देखो दोस्तों, ये तो है संख्या मीटर में और ये है स्पीड किलोमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, यदि ये 400 की जगह, मीटर की जगह किलोमीटर में होती कोई भी संख्या तो हम सीधा भाग दे देते। अब यहाँ सीधा भाग इसलिए नहीं देंगे, यहाँ किलोमीटर में या मीटर में। तो सबसे पहले हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। जब किसी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, यानी कि 80 गुणा में 5/18 करेंगे तो ये जो चाल आएगी 400/18, ये आई है मीटर प्रति सेकंड। और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो हम 18/5 से करते हैं गुणा। या 5/18 से कराएं, वहाँ 18/5 से करेंगे। अब हमारे पास स्पीड पता है हमें कि 400/18 मीटर प्रति सेकंड है, और दूरी पता है 400 मीटर है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 400/400/18। ये 18 इसके बटे के भी बटे में, इसलिए 18 ऊपर चल जाएगा और 400 से 400 कट गया, यानी कि 18 सेकंड में वह बिजली के खंभे को पार कर लेगी, यानी कि खुद की दूरी तय कर लेगी। दोस्तों, जब भी कोई वीडियो में लगे आपको थोड़ा फास्ट चल रहा है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं एक सामान्य स्पीड में चलने की, लेकिन फिर भी यदि आपको लगे कि थोड़ा तेज चल रहे हैं तो वापस कर लीजिएगा वीडियो को। अगला देखते हैं। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों, छड़ क्या है 12 मीटर की और उसके 25 टुकड़े करने हैं। अब 12 में सीधा 25 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो देखो 12 मीटर को हम पहले क्या कर देंगे, उत्तर भी हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर। भाई टोटल लंबी छड़ कितनी हो गई, 1200 सेंटीमीटर की, और उसके टुकड़े 25 करने हैं। तो एक टुकड़े की लंबाई बराबर 1200/25 सेंटीमीटर। 25 का जब हमने इस 1200 में भाग दिया तो 25 चौको 100, 4 बार चले गया, 20 बच गया, 0 इधर हो गई 200, यानी कि 25 8 248 सेंटीमीटर। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या आ जाएगी, 48 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं। एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति किलो से खरीदे और उसने 80 किलो आलू 50% लाभ से तथा बाकी का मतलब क्या है 40 किलो, क्योंकि टोटल 120 किलो थे, बाकी 25% हानि पर बेचे, तो उसे कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन को यदि हम मिश्रण के नियम से करेंगे तो ये आसान रहेगा, गुणा भाग कम हो जाएगा।
समय की बचत होगी। दोस्तों देखो वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है। तो क्या है कि ऐसे मत सोचो कि भाई वीडियो बड़ा है, यदि आपको सफल होना है तो देखना ही पड़ेगा, यानी कि देखने का मतलब आपको ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। फिर से याद दिला रहा हूँ, करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरे, आपने अकेले ने फॉर्म नहीं भरा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो 80 किलो आलू तो इसने क्या करा, 50% लाभ पे बेच दिया, यानी कि प्लस में है तो हम प्लस में है तो इसका मतलब ये लाभ पे बेचा है। और 40 किलो आलू क्या करा है उसने, हानि में बेच दिया, यानी कि माइनस पे। अब प्रश्न में पूछ रहा है कुल लाभ या हानि क्या हुई है, हमें नहीं पता कुल लाभ या हानि क्या हुई है, हमने मान लिया कुल लाभ या हानि x हो गई। अब देखो दोस्तों, ये जो x है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो x है ये एक मान से तो कम होगा और एक से ज्यादा होगा, यानी कि जो ज्यादा वाला मान है उससे तो कम रहेगा इसका मान, और इसका जो कम वाला है उससे ज्यादा रहेगा। देखो जैसे हम कोई वस्तु औसत मूल्य ज्ञात करते हैं तो एक को मान लो 10% लाभ पे बेच दिया और एक को 20% हानि पे बेच दिया, तो ये जो बीच का मूल्य आएगा ये इससे तो ज़्यादा आएगा और इससे कम आएगा क्योंकि ये प्लस वाला है और ये माइनस में हो रही है, यानी कि इन दोनों के बीच का आएगा। अब बीच में कुछ भी हो सकता है, इसका मान 18% नेगेटिव भी हो सकता है, 9% पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अब x का मान कुछ भी हो सकता है। जब हम ऐसे मिश्रण का नियम लगाते हैं तो इधर वाली संख्या से यूं घटाते हैं, यानी कि ये नियम ऐसे लिखता है। तो जब x में से हम -25 घटाएंगे, घटा रहे हैं -25, तो देखो -25, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि -25 जब घटाएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, x प्लस 25 हो जाएगा। उधर 50 में से x घटाएंगे तो ये 50 माइनस x आ जाएगा। तो इन दोनों का मान x प्लस 25 कितना केजी है, 80 केजी, और 50 माइनस x कितना केजी है, 40 केजी। तो ये दोनों भी बटे में आ जाएंगे, तो 40 से 80 कट जाएगा 2 बार, ये 1 बार। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 25 बराबर 100 माइनस 2x, जब 2x को बराबर के इधर लाए तो 3x, और ये 25 को इधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा। 100 में से 25 गया तो यहाँ 75 बच जाएगा, और x बराबर 75 बटे 3 यानी कि 25। अब देखो हमारे पास जो x का मान आया है वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये जो है कुल लाभ या हानि, यानी कि ये वाला मान क्या है, लाभ। 25% क्या है, लाभ। यदि ये x का मान नेगेटिव आता तो यहाँ पे हमारा क्या होता, हानि। तो हमारा उत्तर 25% लाभ है। अगला देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये आता रहता है अक्सर ये प्रश्न। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसके साथ एक बात और याद रख लीजिएगा, 2 ही केवल ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं। इसलिए ये पूछा जाता है क्योंकि 2 ही केवल ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न के, एसएससी रेलवे सब में पूछा जा चुका है, लगभग रिपीट होता रहता है, याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, यदि ए कोई व्यक्ति है, 109 कार 2,64,89,071 रुपए में खरीद रहा है, तो एक कार का मूल्य कितना होगा। भाई 109 कार ने इतने रुपए हम खरीद रहे, तो एक कार का मूल्य, जैसे मान लो 10 कार 10 लाख में खरीदते तो एक कार का मूल्य कितना होता, 10 लाख बटे 10 का, तो एक कार का मूल्य 1 लाख। तो उसी टाइप से यहाँ केवल ये भाग करवाना चाह रहा है और कुछ नहीं। तो ये देखो 2,64,00,000 जब 109 कार का मूल्य है, तो एक कार का मूल्य ज्ञात करने के लिए 109 का भाग दे देंगे,
जब हम 109 का भाग देंगे तो देखो 109 गुणा में 2 करेंगे 218, 2 बार गया, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4। अब देखो 4 से देंगे, 4 गुणा हम करेंगे 109 तो 436। 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3। उतार लिया हमने 9 का, 329। जब हमने 3 गुणा हम करा 109 तो 327, 2 बच गए। उतार ली 0, 20 में भाग नहीं गया तो भाग टूटे गया, 0 आ गई। फिर उतार लिया 7 का, तो 109 गुणा में 2 करा तो 218, यानी कि 2 बार गया। नहीं 109, ये 207 हो रहा है, एक बार ही जाएगा भाग यहाँ पे। 109 का 109 आ जाएगा। जब 109 आया तो 17 में से 9 गया तो 8 और यहाँ 0 है ये, और 9 का 9 बच गया। अब हमारे पास यहाँ बच गया 1, उतार लिया 1, तो 109 गुणा में 9 करेंगे तो 981, यहाँ क्या आ जाएगा 9। कितनी बार भाग गया, 243019 बार, 2430, इसमें नहीं 243019, यानी कि सी उत्तर है हमारा। अगला देखते हैं। एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी। दोस्तों जैसे देखो, कोई मान लेते हैं हम एक बर्फी बनाने में 5 कप दूध चाहिए और 3 कप चीनी चाहिए। अब हमें दे दिया 25 कप दूध, यानी कि पहले जो मात्रा है उसके 5 गुना दे दिया दूध, तो चीनी की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो चीनी की भी हमें 5 गुना ही आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 गुणा में 5 यानी कि 15 कप। अगला देखते हैं। यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक, 3 व्यक्ति हैं ये, बालू, बेंजामिन तथा बाबुर, नाम भी कैसे हैं अजीब, चलो होंगे जैसे भी। तो इन तीनों का औसत 80 है, औसत है 80 अंक का। तो देखो, कुल अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, राशि गुणा में औसत, यानी कि राशियों की संख्या क्या है 3 और औसत क्या है 80, तो कुल अंक क्या हो जाएगा 240। इन तीनों के, बालू, बेंजामिन तथा बाबुर के। बेंजामिन और बाबुर का औसत अंक क्या है 85, तो इन दोनों का कुल अंक ज्ञात करने के लिए 85 गुणा में 2, क्योंकि ये 2 ही व्यक्ति हैं इसलिए 2 से गुणा करेंगे। 2 5 10, 2 8 16, 1 70। अब ये कह रहा है कि बालू के अंक ज्ञात करें। भाई ये जो अंक है 240, ये तो तीनों उनके हैं, और ये जो अंक हैं ये 2 उनके हैं। तो तीनों उनका अंक में से बेंजामिन तथा बाबुर में से बेंजामिन और बाबुर इनके घटा देंगे तो बालू के बच जाएंगे। तो 240 में से जब 170 घटाए तो कितने बच गए 70, तो 70 अंक किसके हुए, बालू के। अगला देखते हैं। यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM क्रम से 9 तथा 360 है तो x का मान ज्ञात करें। देखो कोई संख्या है दोस्तों 5x और 8x, ये 2 संख्या है। देखो क्या है, HCF का मतलब होता है मैसेप, महत्तम समाप्तवर्त। महत्तम समाप्तवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका 2 या 2 से अधिक संख्याओं में पूर्णतः भाग जा रहा हो। यानी कि 5x और 8x में यदि किसी संख्या का भाग पूर्णतः जा रहा है तो वो क्या है x। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों संख्याओं का x क्या है HCF, यानी कि मैसेप है। और प्रश्न में दे रखा है कि मैसेप क्या है 9, तो इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा 9। तो आगे हम प्रश्न में बढ़ेंगे नहीं, यही पूछा है x का मान, तो 9 उत्तर सीधा टेक देंगे। 0.05 गुणा 0.4 को हल कीजिए। दोस्तों इसमें ये केवल ये जानना चाह रहा है कि आपको पॉइंटों के बारे में ज्ञान है या नहीं है, दशमलव के बारे में ज्ञान है या नहीं है, दशमलव कैसे लिखते हैं गुणा में। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप सीधा संख्या से संख्या गुणा कर लेना। जैसे 5 गुणा में
4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। अब देखते हैं टोटल दशमलव कितने अंकों के छोड़ के है, इसमें 2 अंक और इसमें 1 अंक, यानी कि 3 अंकों को छोड़ के दशमलव लगनी चाहिए। तो हमारे पास 2 अंक तो हैं, 0 और 2, तीसरा अंक है नहीं। जब भी ऐसे अंक बढ़ाने हो तो हम आगे के साइड 0 लगा देते हैं। अब ये 3 अंक हो गए और यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव से आगे 0 हम लिखते ही हैं, तो देखो ये आ जाएगा इसका उत्तर 0.020। अब इस टाइप का ऑप्शन में कोई उत्तर नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है 0.2, ये तो नहीं है, 0.02 ये उत्तर है। ये उत्तर इसलिए हुआ है क्योंकि इस यहाँ पे 2 के बाद यदि कितनी भी 0 लगाएंगे तो परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या करा है कि एक भी 0 नहीं लगाई। जब परिणाम में फर्क नहीं पड़ रहा, पीछे से पीछे देखो, ध्यान रखना संख्या के पीछे 0 लगाने से, तो उसने केवल यही लिख दिया। तो उत्तर क्या आ जाएगा सी। अगला देखते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 तथा वाई बराबर 2x है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, हमारे पास दिया है y बराबर 2x और इधर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या करना है, इनका मान भी स्क्वायर में ही करना है, तो हम दोनों साइड वर्ग कर लेंगे। जब कोई दो संख्याएं बराबर के दोनों साइड हो तो हम गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखना कि दोनों साइड वही काम करना होता है जो एक साइड कर रहे हैं, यानी कि इधर वर्ग कर रहे हैं तो इधर भी वर्ग ही करना होगा। तो इसका मान आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर की जगह हम 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 4x स्क्वायर लिख देंगे। जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो है ही, और वाई स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 4x स्क्वायर, बराबर में 25 दे रखा है तो 25। तो हमारे पास मान आया अंडर रूट 5x स्क्वायर बराबर 25। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड वर्ग कर लेंगे, तो यहाँ 5x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 गुणा में 25। जब वर्ग करते हैं तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। तो 5 से देखो ये 25 5 बार कट जाएगा, तो इसका मतलब आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 125। अब हमें मान ज्ञात करना है x का, तो हम एक दोनों साइड वर्गमूल कर लेंगे, तो इधर x आ जाएगा और इधर 125 का वर्गमूल सीधा नहीं निकलता, इसलिए अंडर रूट में लिख देंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा, अंडर रूट 125। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया है। चार्ट पढ़े और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें। देखो दोस्तों, ये जो वृत्त चार्ट है इसमें प्रतिशत में दे रखा है और उस प्रतिशत को डिग्री में पूछ रहा है, वायलिन से संबंधित सेक्टर को। तो सबसे पहले वायलिन देखेंगे, प्रतिशत में क्या दे रखी है, 16%। ये वायलिन दे रखी है भाई। पूरे वृत्त का मान क्या है, 360 डिग्री, अभी हमने बताया था। तो 16% का मान क्या हो जाएगा, 360 बटे में 360 गुणा में 16/100। 0 से 0 काट लो और 36 गुणा में 16 करेंगे तो देखो 16 6 की 96 और 16 थी 48 और 9 57, 576/10। जब 10 का भाग देंगे तो 57.6 डिग्री आ गई। ये एक अक्षर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। यदि यहाँ 100 होता है तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, हम 5.76 करते हैं। लेकिन यहाँ 10 है, यानी कि एक के साथ एक ही जीरो है, तो एक ही पॉइंट छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। यदि कुल छात्र 300 हैं, तब तबला बजाने वाले व वीणा बजाने वाले के बीच अंतर क्या है। तो हमें पहले तबला बजाने वाले देखने कितने हैं। तबला बजाने वाले ये हैं 29% और वीणा बजाने वाले ये हैं 30%। तो इनके बीच में अंतर क्या है, वीणा 30% और तबला
29%, तो अंतर क्या है 1% का। लेकिन ये पूछ रहा है कि छात्र बताना है। तो अब हमारे पास देखो इस पूरे व्रत का मान 100% होता है और इस पूरे व्रत को 300 छात्रों से बताया है। तो 100% बराबर 300 छात्र होते हैं, तो 1% बराबर 300/100 यानी कि 3 छात्र। तो हमारे पास जो अंतर आया था वो भी 1% का आया था। तो कितने छात्रों का अंतर हो जाएगा 3 छात्रों का। अगला देखते हैं, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। अब हमें देखना है गिटार कितने छात्र बजा रहे हैं। गिटार गिटार ये रहा 25%, तो गिटार बजाने वाले छात्रों की संख्या है 25% और वायलिन बजाने वालों की ये दे रखी 16। तो इन दोनों का अनुपात क्या है 25:16। इसका कोई और छोटा रूप नहीं हो सकता, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक को 8 दिन में ही पूरी पढ़ना हो तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ेंगे। भाई पहले जो पुस्तक थी वो 40 दिन में पढ़ी जा रही थी, अब उसे 8 दिन में ही पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पुस्तक में टोटल पेज कितने हैं। तो जो एक दिन में 7 पेज पढ़ रहा है, एक दिन में 7 पेज पढ़ रहा है, तो 40 दिन में 7 गुणा 40 यानी कि 280 पेज हैं। पुस्तक में 280 पेज हैं। अब ये 8 दिन में पढ़ना चाह रहा है, तो 280/8। तो कितने पेज पढ़ने होंगे इसे एक दिन में, 8×3 = 24, 4 और 8×5 = 40, यानी कि यदि वो 35 पेज एक दिन में पढ़ेगा तो पुस्तक 8 दिन में पढ़ी जा सकती है। जैक एक पोषक का 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। देखो दोस्तों लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर मिलते हैं। तो ये जो 120% है ये क्रय मूल्य का है 1440। तो क्रय मूल्य क्या है भाई, जो 1440 है वो क्रय मूल्य का 120% है। तो क्रय मूल्य 1% बराबर 1440/120, तो 100% यानी क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, 144, 12 से 12 बार कट गया, तो 12 गुणा में 100 बराबर 1200 रुपये। तो उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया 1200 रुपये में। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर है और क्यू आर 8 सेंटीमीटर है तो पी क्यू आर 90 डिग्री दे रखा है, तो पी आर की लंबाई ज्ञात करो। देखो दोस्तों पी क्यू आर यानी कि जो बीच में होता है उसका मान होता है ये डिग्री। जब कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसके सामने वाली की भुजा क्या होती है कर्ण। ठीक है, और कर्ण ज्ञात सम और उस पूरे त्रिभुज को क्या कहते हैं हम, यदि ये समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा, कर्ण ज्ञात करने के लिए इसको हम बोलते हैं, इस भुजा को बोलते हैं लंब और इस भुजा को बोलते हैं आधार। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और इन दोनों का योग का वर्गमूल कर देते हैं तो कर्ण ज्ञात हो जाता है। लंब कितना है 6, 6 के स्क्वायर 36 और 8 के स्क्वायर 64 और इन दोनों का योग यानी कि 100 का वर्गमूल बराबर 10। तो कर्ण क्या है हमारा 10, यानी कि पी आर की लंबाई क्या है 10। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर क्या है पी आर की लंबाई पूछिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 3x + 0.04x बराबर 608 है तो x का मान ज्ञात। यहाँ पर भी हमें ये पॉइंट के बारे में जानना चाह रहा है, दशमलव के बारे में जानना चाह रहा है कि हमें पता है या नहीं है। 3x में जब हम
3.04x जोड़ेंगे तो इसका मतलब 3.04x हो जाएगा। इसका मान क्या है 0.608। तो x बराबर 0.608 में हम 304 का भाग देंगे। हमने पहले भी कहा था जब हम भाग देते हैं तो इन पॉइंट मत देखो, बाद में देखना। जब हमने सीधा भाग दिया 608 में 304 का तो 2 बार गया। अब देख तो यदि ये संख्या गुणा में होती कोई संख्या तो हम पॉइंटों को जोड़ते हैं कि टोटल दशमलव इतनी आई है, लेकिन ये संख्या भाग में है एक दूसरे के। तो अब देखो ऊपर तो 3 अंक छोड़ गए और नीचे 2 अंक छोड़ गए, यानी कि ऊपर के में से हम नीचे का दशमलव घटाएंगे तो ऊपर 1 दशमलव बच जाएगी, यानी कि 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगी। जब 1 अंक छोड़कर दशमलव लगेगी तो हमारे पास यहाँ इसका हल 2 आया है, तो 2 को छोड़ के दशमलव हम यहाँ लगा देंगे और दशमलव के इधर हम 0 लगाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x का मान 0.2, जो कि क्या है ये रहा। निम्नलिखित चार्ट को पढ़े और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दे। ये दिन है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और ये ट्रेन डे वाइज दुर्घटना बता रखी है कि इस दिन इतनी हुई थी, इस दिन इतनी हुई थी। अब इससे आगे प्रश्न पूछा गया है कि बताइए ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु रिकॉर्ड का सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुई, यानी कि सप्ताह में किस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई। तो देखो यहाँ 142, 65, 98, 220 ये सबसे ज़्यादा है, यानी शुक्रवार के दिन सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, डी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आपको करवाया जाए हल, कि जिससे क्या आपकी मैथ और स्पीड पकड़ेगी और आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होगा, यह ध्यान रखना आप। तो धन्यवाद दोस्तों फिर से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।